हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो जीएस का मॉक कर रहे थे उसका करेंगे सेट नंबर 6। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे हमें फॉलो कर लें टेलीग्राम पे, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ऑपरेशन कैक्टस रेफर्स टू इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन इन, मतलब ऑपरेशन कैक्टस जो है वो किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को संदर्भित करता है। तो ये है, इसका आंसर है मालदीव। ठीक है, मालदीव में इंटरवेंशन के लिए ऑपरेशन कैक्टस जो है वो इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन है, जो कि इंडिया द्वारा किया गया है मालदीव की गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। और ये आर्म्ड फोर्सेस द्वारा किया गया था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया गया था। और आर्म्ड फोर्सेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, असम राइफल्स, ये क्या हैं, ये सारी सीआईएसएफ, ये सारी क्या हैं, ये सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ, अगर डिफेंस के अंतर्गत पूछा जाए, डिफेंस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं केवल आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। ओके। और आर्मी डे बताया जाए तो आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन। और जो नेवी है वो 4 नवंबर के दिन। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट डे में। आर्मी दिवस 15 जनवरी, और ये नेवी 4 नवंबर, और 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। ओके, तो मालदीव जो है आंसर है इसका। और इसमें अब्दुल्ला लतीफ़ी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस जो है वो चलाया गया था। और मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और श्रीलंका की अगर बात करें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका श्रीलंका एक क्या है? एक आइलैंड कंट्री है। और ये भारत से पाल्क स्ट्रेट से सेपरेटेड है। पाल्क स्ट्रेट, पाल्क संधि से, पाल्क जल संधि से जो है अलग होता है, जल संधि। ठीक है, किसके? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाल्क स्ट्रेट है, यानी कि जल संधि है, जो कि किसे जोड़ती है? अरेबियन सी को, अरेबियन नहीं, बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ती है? बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है हिंद महासागर से, हिंद हिंद महासागर से। ठीक है, हिंद महासागर से, सागर से। तो ये भी पूछा जाएगा, जो कि पाल्क स्ट्रेट है वो किसे किसे जोड़ती है? बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एडम ब्रिज भी है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कि क्या है? एक एडम ब्रिज भी है, एडम ब्रिज। ठीक है, एडम ब्रिज, जो कि जिसे आदम का पुल या एडम ब्रिज भी कहते हैं। और ये भारत में जो धनुष कोड़ी रामेश्वरम में कोड़ी, वहाँ से जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जाफना तक है, जाफना तक है। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका, और मुद्रा टका है। और भूटान जो है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो भारत से सबसे लंबी सीमा, 4095 किलोमीटर की सीमा, जो लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ भारत का स्टेट कौन सा है? वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और बांग्लादेश में ही क्या बनता है? बांग्लादेश में ही सुंदरवन डेल्टा भी बनता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें इसकी, भूटान की, तो भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखें कि भूटान का दूसरा नाम क्या है? लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, और ये भूटान, अगर भूटान को देखा जाए तो जैसे कि भूटान है, ये किससे सीमा बनाता है? ये जैसे कि भूटान कंट्री है जो,
भूटान इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से सीमा बनाता है, तो उसमें हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और इधर अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये इनसे क्या बनाता है सीमा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनसे क्या बनाता है सीमा बनाता है भूटान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि फाउंडर ऑफ द एंग्लो वैदिक कॉलेज, और जो एंग्लो वैदिक कॉलेज है उनके फाउंडर कौन हैं, तो इनके फाउंडर हैं लाला हंसराज, लाला हंसराज जो हैं इन्होंने 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले थे, जिसमें कि एंग्लो मतलब कि इंग्लिश एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन दोनों दी जाती थी। दयानंद सरस्वती ऑप्शंस में है, तो बी तो हो गया सही आंसर। अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है, मूल शंकर, क्या नाम है, मूल शंकर इनका ओरिजिनल नाम है। और इन्होंने क्या किया था, बुक लिखी है सत्यार्थ वेदवास्य भूमिका, और इन्होंने गो बैक टू वेदास, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और और ये आत्मारंग पांडुरंग इन्होंने प्रार्थना समाज की फाउंडर हैं, प्रार्थना समाज के फाउंडर हैं। और महादेव गोविंद रनाडे, अगर इनकी बात की जाए तो महादेव गोविंद जो रनाडे हैं इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की फाउंडर हैं, सार्वजनिक सभा के फाउंडर हैं, ठीक, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लाला हंसराज, जिन्होंने 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। अब अलबरूनी अरेबिक वर्क ऑन द सब कॉन्टिनेंट इन कॉल्ड इज कॉल्ड, अलबरूनी एक था अरबी, काम को क्या कहते हैं, अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, वो है किताबुल हिंद, ठीक है, तो किताबुल हिंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट इनोवेटेड ड्यूरिंग अकबर रूल, अकबर के शासनकाल में राजस्व निपटान का नवाचार किसने किया, मतलब कि जब अकबर का रूल चल रहा था तो उस समय जो है रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए उसका मंत्री कौन था, ठीक है, और इनोवेशन उसने किया था राजस्व निपटान के लिए, तो ये था राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्न में आता था। और ये अकबर का कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये था कौन, टोडरमल। और टोडरमल ने दहशाला सिस्टम, दहशाला सिस्टम सिस्टम जब्ती सिस्टम और टोडरमल सिस्टम जो है वो बनाया था, किसके लिए, टैक्स के लिए। इसमें होता क्या था, जो टैक्स था वो कैसे लिया जाता है, टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू लैंड, मतलब कि जितनी जमीन होगी उस हिसाब से टैक्स लगेगा। ये किसने, राजा टोडरमल ने जो है जो लगाया था, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अगर बात करें बीरबल की, तो बीरबल जो है बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है, महेश दास, ठीक, और महेश दास, और इसने जो अकबर के द्वारा एक दीन ए इलाही दीन ए इलाही जो धर्म है वो चलाया था, किसने, अकबर ने। उसको ज्वाइन करने वाला एक हिंदू, ओनली हिंदू कौन था, राजा बीरबल हिंदू, ठीक है, और ये चलाया किसने था, अकबर ने। और राजा मानसिंह की बात करें तो ये भी नवरत्न में थे, किसके, अकबर के। और इन्हें सबसे ज्यादा मनसबदारी मिलती थी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा मनसबदारी अकबर के शासनकाल में किसे मिलती थी, तो राजा मानसिंह को मिलती थी। और इन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था अकबर की तरफ से। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डेवल्यूशन ऑफ द करेंसी, मुद्रा के अवमूल्यन करने का प्रभाव क्या है, मतलब कि जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है उसको डिवैल्यूएट करना, मतलब उसकी जो है मजबूती को कम करना, मतलब उसकी वैल्यू को गिराना। तो ये क्यों किया जाता है, इस ये क्यों किया जाता है,
ये पूछ रहा है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो जैसे कि मनी का जो डेवल्यूशन है वो भारत में कितने बार, 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है, 1949 में, 1966 में, और उसके बाद 1949, 1966 और 1980 और अरे 1991, ठीक है, जब एलपीजी रिफॉर्म आई थी तो 3 बार जो है वो हुआ है। 1949, 1940, 1966 और 1991, जब क्या आया था, एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म आए थे, कब आए थे, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, जो प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक है, जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है, मनमोहन सिंह। तो तब हुआ था, और 1966 में हुआ था, और 1949 में हुआ था। तो इससे होगा क्या, जैसे अब जैसे कि इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी अगर वैल्यू, करेंसी की करेंसी की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा कि डॉलर की वैल्यू जो है, डॉलर डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी चीज है ना। जैसे कि इंडियन करेंसी की वैल्यू अगर कम हो गई तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि भारत के रुपए की वैल्यू कम हो गई और डॉलर की ज्यादा हो गई, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, भारत से सामान खरीदेंगे, मतलब कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और क्या होगा, इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, कम क्यों हो जाएगा, आयात जो है, आयात कम इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है इंडियन रुपीज की, और बाहर डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तो इम्पोर्ट ऑब्वियस सी चीज है, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज और इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये करते क्यों है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के लिए भी ये किया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है, आयात सस्ता और निर्यात महंगा हो जाएगा। इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, तो इम्पोर्ट्स तो चीपर नहीं होगा, मतलब ये तो गलत है, उल्टा है। इम्पोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट बिकम चीप, मतलब कि बी इज द राइट आंसर, कि आयात तो महंगा हो गया लेकिन निर्यात सस्ता हो गया। ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गन नॉट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है जो पार्ट नहीं है, मतलब कि प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन है जो वो योगदान नहीं देता। तो इसमें ब्रेन, ब्रेन जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान नहीं देता। थाइमस जो ग्लैंड, वो जो चेस्ट में प्रेजेंट होती है बच्चों के, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए होती है। टॉन्सिल जो कि गले में बोलते हैं, ये भी किसके लिए, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं, ये भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। और स्प्लीन, स्प्लीन भी ये इन्फेक्शन से बचाती है। और यहाँ पे क्या, आरबीसी भी खत्म होती है, और इसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अगर स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीसी तो यहाँ पे खत्म होते हैं, और इसे ये भी कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी चीज कहते हैं ना। तो इसे दोनों चीजें कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हम लोगों को कभी आरबीसी अचानक से खत्म हो जाए, या जैसे कि करंट लग जाता है, या हम लोगों को जब शॉक लगता है ना, तो क्या होता है, उस जगह पे आरबीसी जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो वो वापस आते कहाँ से हैं, वो यहीं से प्लिया में से निकल के वहां पे पूर्ति कर देते हैं, इस वजह से इसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और अगर ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन ब्रेन जो है, ब्रेन में, ब्रेन के ऊपर जो लेयरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, मेनिनजिस, मेनिन मेनिन मेनिनजिस, ठीक है। और उसके ऊपर एक जो सॉलिड कवर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेनियम, क्रेनियम, ये याद रखें आप लोग, ठीक है। और अगर बात करें और कौन सी इम्यून सिस्टम है, जैसे कि हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे कि बहुत से हैं, जैसे कि लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो भी है वो भी क्या, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं उसमें इम्यूनिटी में बॉडी को इम्यून करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अल्टीमेट सोवरन आर,
मतलब कि भारतीय संविधान के अनुसार अंतिम संप्रभु कौन है, मतलब कि अंतिम संप्रभु कौन है, तो ये है ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया। क्योंकि जो हमारी प्रेमबल है, प्रेमबल में भी जो स्टार्टिंग है वो किससे की गई है कि हम भारत के लोग, तो मतलब कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर पूर्णतः डिपेंड है, वो भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये स्टार्टिंग है ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। तो मतलब कि जो संविधान है वो किसको दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों के लिए। तो सबसे ज्यादा संप्रभु कौन होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को बड़ा नहीं रखते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम है कम आप लोगों के पास। तो एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज कॉल्ड, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो करते हैं हम लोग एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर और हेल्थ पर, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि हम लोग ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि मानव पूंजी को एक तरीके से एसेट क्रिएट कर रहे हैं मानव के रूप में। ओके, तो ये बी इज द ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। और फिजिकल एसेट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फिजिकल एसेट बिल्डिंग, रोड, ये हाईवे, तो ये कैपिटल एसेट के रूप में, कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में आता है। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब कि अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हेल्थ को सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन जो कैपिटल है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। मेन रीजन बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। अब फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब मेन रीजन है, मुख्य कारण क्या है, तो मतलब जनसंख्या वृद्धि का। तो ये कारण है जैसे कि बर्थ रेट यानी कि जन्म दर का बढ़ना, जन्म दर का बढ़ना, जन्म दर का बढ़ना, क्योंकि जन्म ज़्यादा हो रहे हैं। और क्या है, मृत्यु दर जो है, मतलब मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर मतलब कि एमआर, इसका कम होना। क्योंकि क्यों कम हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, चाहे हेल्थ के फील्ड में लाया जाए, अवेयरनेस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, जिससे क्या है मृत्यु दर जो है वो कम होती जा रही है और बर्थ रेट बढ़ती जा रही है, जिससे कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। और एक एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होना चाहिए, वो 2.1 होना चाहिए। और इसमें आंसर अब क्या हो जाएगा, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, नहीं, उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। हाई बर्थ रेट और लो मोर्टेलिटी रेट, तभी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, कि मतलब कि जन्म देने वाले तो हो ही रहे हैं और मृत्यु भी कम हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत डेवलप हो रहे हैं हर फील्ड के अंतर्गत, चाहे एजुकेशन और चाहे हेल्थ, इन सब फील्डों में। तो नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ मतलब कि जो है पौधों की वृद्धि के लिए रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो इंडोल एस्टिक एसिड। तो ये याद रखें, इंडोल एस्टिक एसिड जो है वो किसके लिए है, प्लांट ग्रोथ का हार्मोन है, मतलब कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हार्मोन, जैसे कि हम लोगों के लिए हार्मोन होते हैं, ऐसे ही प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, इंडोल एस्टिक एसिड। ऐसे ही अगर मनुष्य में बात किया है तो सोमैटोस्टेटिन जो है वो क्या है, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है। ऐसे ही इंडोलेस्टिक एसिड जो हार्मोन है वो प्लांट्स के लिए है, उनकी ग्रोथ के लिए। ओके, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल जहाँ पे ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल जहाँ ग्रीन कलर होता है वहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और सिट्रिक एसिड की अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू, उनमें कौन होता है, उनमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्टेट यूटीज विद द हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, मतलब कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र, प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है ना कि एरिया में, प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। मतलब भारत में जो है वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में मतलब कि जितना एरिया उसका मैक्सिमम परसेंटेज फॉर्म किसका है,
वो जंगल होना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो वो है मिजोरम। मिजोरम मतलब कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। और अगर एरिया के अकॉर्डिंग हो जाए, ये तो परसेंटेज के वाइज हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, ये परसेंटेज के मतलब परसेंट में कि टोटल एरिया का परसेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मिजोरम में। और अगर सेकंड नंबर पे और भी पूछ लिया जाए, मिजोरम के बाद है अरुणाचल, मतलब कि मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, और फिर उसके बाद मेघालय है। ठीक है, और अगर एरिया वाइज पूछा जाए, एरिया कि टोटल एरिया पर एरिया ज़्यादा किसमें है, तो वो है एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो ये क्या है, एरिया वाइज, और ये परसेंटेज वाइज ये है। और भारत भारत में, इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 24.62 परसेंटेज है। जिसमें कि फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर की बात करी जाए तो वो है 21.71%। और अगर ट्री कवर की बात करी जाए, ट्री कवर की बात करें तो 2.91% जो है वो है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि मैंग्रोव के बारे में, कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाए, मैंग्रोव की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात में, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, मैंग्रोव की अगर बात की जाए, मैंग्रोव की बात अगर करी जाए तो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। और ये जो डेटा है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू जो इंडियन ये फॉरेस्ट रिपोर्ट कब की है, 2021 की है। 2021 की है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ डेटा मैंने बताया है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Why do two thin shirt keeps warmer than the single thick shirt in the winter? मतलब कि सर्दियों में दो पतली शर्ट पहनने से ज़्यादा गर्म होती हैं एक मोटी शर्ट पहनने से। मतलब कि एक अगर मोटी हम लोगों ने जैकेट पहन ली, उसमें ठंड ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर हमने दो पतली पतली शर्ट्स पहन ली तो उनसे कम लगती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अ, इसमें जैसे कि मान लो ये क्या है, ये बॉडी है ह्यूमन की। ठीक, अब इसके ऊपर हमने एक जैकेट डाल ली, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि बाहर की हवा ठंडी है, अंदर हीट बॉडी की गर्म है, तो उसमें इजीली इंसुलेट, मतलब कि इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। और जब हम लोग दो शर्ट पहन लेते हैं बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, अंदर वाली बाहर वाली ठंडी एयर आई और बॉडी की हीट जो आई, तो बीच में ये जो लेयर है ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल की रूप में काम करने लगती है। मतलब कि एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है जिससे कि हीट का ट्रांसफर रुक जाता है और बॉडी को ठंड कम लगती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें आंसर देखते हैं। टू शर्ट बिकम थिकर हैंस प्रोवाइड मोर देन वार्मर। दो शर्ट मोटी हो जाती हैं इसलिए अधिक गर्मी लगती है, नहीं। और फिर है layers of the shirt act as a conductor of the heat between the two shirt। शर्ट की परत गर्मी के प्रवाह के रूप में कार्य करती है, नहीं। लेयर ऑफ द एयर एक्ट्स एज ए इंसुलेटिंग मीडियम, मतलब कि लेयर ऑफ द एयर एज ए वो क्या हो जाता है, इंसुलेटिंग मीडियम की तरह काम करने लगती है। यहाँ पे एक ट्रैप एयर हो जाती है जो कि इंसुलेटिंग रूप में काम करने लगती है। मतलब कि सी इज द राइट आंसर। शर्ट के बीच में हवा की एक परत इंसुलेटर का काम करती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां एस्केंडेड द मुगल थ्रोन इन। शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था, शाहजहां जो है वो मुगल सिंहासन पर कब बैठा था, तो वो बैठा था 1627 एडी में। ठीक है, शाहजहां 1627 एडी में बैठा था। और शाहजहां को क्या कहते हैं, शाहजहां को कहते हैं शाहजहां को कहते हैं शाहजहां की जो पीरियड है उसे कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कहते हैं किसे, शाहजहां की पीरियड को। और शाहजहां का जो पीरियड है उसमें क्या है कि ये गोल्डन एज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ। और इनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या था, अर्जुमन बानो बेगम या मुमताज महल जिन्हें कहते हैं। ठीक है,
और इनके समय पे एक दो फ्रेंच पर्सन आए थे, बर्नियर एंड टवर्नियर, दो फ्रेंच पर्सन आए थे। और शाहजहाँ के शासनकाल, शाहजहाँ ने जो क्या किया था, डेक्कन पे भी रूल किया था, और वो इसके बेटे औरंगजेब को वहाँ का वो बनाया गया था, सूबेदार। ठीक है, औरंगजेब को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द कन्वर्जन ऑन द टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, मतलब कि केल्विन से सेल्सियस के तापमान में परिवर्तन का सूत्र बताना है। तो केल्विन से, तो ये है इसमें टेम्परेचर केल्विन। चलो इसमें पहले ये देख लेते हैं, जैसे कि C/100 बराबर F-32/180 इक्वल टू K प्लस 273.15 डिग्री केल्विन, मतलब ये केल्विन में कन्वर्जन के लिए अपॉन 100। तो ये होता है कन्वर्जन का जो है वो सूत्र। ठीक है, ये K माइनस है यहाँ पे, K माइनस 230, हाँ K माइनस, ओके। तो ये है फॉर्मूला, ये कन्वर्जन के लिए फार्मूला जो है वो यूज हम लोगों को याद हमेशा रखना चाहिए। अगर कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये कन्वर्जन का फार्मूला है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2K माइनस नहीं हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड, TK प्लस, ये तो गलत हो गया, ये भी, ये बराबर तो होते ही नहीं, मतलब कि नन ऑफ द दीज इज द राइट आंसर। तो अगर बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन, केल्विन और फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल कब होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बाकी कोई भी कन्वर्जन आपको निकालना है तो इन फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज़ दी गई है, उसे केल्विन में निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सीधा ये 100 से 100 कट गया, और डिग्री सेंटीग्रेड मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और उसे केल्विन में बताना है, तो इसे सीधा इसमें जोड़ देंगे 273.15 में, इक्वल टू ये डिग्री केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में स्टेट ऑफ यूनियन का संघीय योजन किस देश से लिया गया है, मतलब कि जो स्टेट ऑफ यूनियन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड इट्स फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम कहाँ से ली गई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो ये लिया गया है कनाडा के जो संविधान है वहाँ से लिया गया है, कि फेडरल स्कीम फॉर यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन ऑफ स्टेट कहाँ से लिया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट, तो इस वजह से यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि वहाँ पर दो आइडेंटिटी रहती हैं, जैसे कि एक है उनकी स्टेट की, एक ऑल ओवर कंट्री की। लेकिन भारत में क्या है, एक ही आइडेंटिटी है, कोई भी स्टेट की आप हो, लेकिन जो आइडेंटिटी है आपकी कंट्री ऑफ इंडिया रहेगी ऐसी। और ये लिया कहाँ से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है। और जो मैक्सिमम पार्ट 75% कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 1935 से लिया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उससे 75% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने लिया है। और अगर बात करें यूएसए से, तो यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, प्रियम्बल का कंसेप्ट, प्रियम्बल, ठीक है, यानी कि प्रस्तावना। और उसके बाद प्रियम्बल के बाद फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ये यूएसए से लिया है। और यूएसए से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। और इससे बात करें आयरलैंड से, आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अगर रसिया से बात करें तो रसिया से हम लोगों ने
रसिया से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और ब्रिटिश की बात करें, अगर ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है कि पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ का प्रोसीजर लिया है, रूल ऑफ लॉ का प्रोसीजर लिया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा होंगी, ये कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी और इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 को। ठीक है, और इसमें टारगेट क्या था, इसमें टारगेट था 5 करोड़ एलपीजी जो है कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन किसको देना, ये महिलाओं को, वो भी बीपीएल वाली महिलाओं को, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो महिलाएं हैं उनको 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना है। फिर ये 2020 में मॉडिफाइड की गई थी। उसके बाद उज्ज्वला उज्ज्वला 2.0 ये लॉन्च कर दी गई 10 अगस्त और 2021 को ये उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च की गई। ठीक है, और एलपीजी की बात करें, एलपीजी क्या है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, और इसमें इथाइल मर्केप्टल डाला जाता है स्मेलिंग एजेंट। ठीक है, इथाइल मर्केप्टल, इथाइल मर्केप्टल। ओके, जो स्मेल आती है वो एलपीजी में इसकी वजह से आती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चरक जो है वो कौन किसके कोर्ट में फिजिशियन थे, मतलब कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, ये पूछ रहा है। तो ये थे कनिष्क के, और कनिष्क को जैसे सेकंड सेकंड क्या कहा जाता है, अशोक भी कहा जाता है। और कनिष्क ने 78 एडी ये शक एरा स्टार्ट की थी। और कनिष्क ने सिल्क रूट जो कि सिल्क रूट था जो नॉर्थ वेस्ट में, उस पे भी किसने कब्जा किया था, कनिष्क ने। और कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी जो कि जम्मू कश्मीर में कराई थी, कुंडलवनम में। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा। और जो डिप्टी चेयरमैन कौन थे, अश्व घोष, अश्व घोष। ओके, और अगर बात करें अशोक की, अशोक जो है अशोक ने जो है अशोक के बारे में बात करते हैं तो इसने कलिंग वॉर के बाद, कलिंग कलिंग युद्ध के बाद जो है क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। और इसने अपने बेटे महेंद्र महेंद्र इनका बेटा था और एक बेटी थी संगमित्रा, इसको प्रचार करने के लिए साउथ इंडिया इसे भेजा था, साउथ ईस्ट इंडिया भेजा था, किसे प्रचार करने के लिए। ठीक है, और अगर अशोक की बात करें तो इसने एक लुम्बिनी में, लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, नेपाल यहाँ की कपिल वस्तु में लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध भगवान का यानी कि सिद्धार्थ जिनका नाम है उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर एक रोमनदेही पिलर भी बनवाया था। रोमन देई पिलर जो है वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और इन्होंने क्या है, इन्होंने घनानंद को हराकर क्या है, मौर्य वंश की स्थापना करी, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने, इनकी हेल्प किसने की थी, ये इंडियन माइकेवेली, जिन्हें क्या कौटिल्य या ये कौटिल्य चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, चाणक्य, इन्होंने क्या इनकी मदद की थी, किनकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, घनानंद को हराने में और मौर्य वंश की स्थापना में। और इन्होंने एक बुक अर्थशास्त्र भी लिखी थी, किन्होंने, ये चाणक्य ने, जो कि एक पॉलिटिकल बुक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैनिज्म को फॉलो करने वाला है, मतलब कि जैन,
ये जैन को फॉलो करने वाला है और ये साउथ इंडिया में भद्रवाह के साथ जाके ये वेलगोल में वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। और हर्ष की बात करें तो ये हर्षचरित्रा इसके कोट पोइट किसने, बाणभट्ट ने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, जो किसका, हर्षवर्धन का कोट पोइट था हर्षचरित्र। और हर्षवर्धन ने खुद प्रियदर्शिका बुक लिखी थी, प्रियदर्शिका, नागानंदा, नागानंद, ये सारी बुक किसने लिखी थी, ये हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी। और हर्षवर्धन को जो है हराया भी गया था, हर्षवर्धन को हराया गया था पुलाकेशन द्वितीय के द्वारा, पुलाकेशन द्वितीय द्वारा। ठीक है, और ये जो पुलाकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया, ये चीज लिखी कहाँ पे है, ये अहियोल, अहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखी है, इंस्क्रिप्शन में लिखी है। ठीक है, और जो किसकी, ये अहियोल जो इंस्क्रिप्शन है इसमें लिखा है ये चीज कि हर्षवर्धन को हराया गया पुलाकेशन द्वितीय के द्वारा। और अहियोल इंस्क्रिप्शन ये लिखी किसने थी, ये रवि कृति ने लिखी थी, रवि कृति ने लिखी थी। तो ये बी इज द मतलब डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और WTO वाज अर्लियर नोन एज, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पहला नाम क्या था, तो इसका पहला नाम था गेट। गेट मतलब जनरल, जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड। ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये इसका पहले नाम था। और जब 1995 में, और 1995 में इसे WTO, गेट से WTO बन गया 1 जनवरी 1995 को। गेट जो था, गेट कन्वर्ट होके क्या बन गया, WTO। और ये कब हुआ था, ये मार्केस ट्रीटी, मार्केस ट्रीटी या संधि जिसे कहते हैं, मार्केस संधि के दौरान एट्स जो था, एट्थ उरुग्वे जो राउंड था, उसके अकॉर्डिंग, मार्केस ट्रीटी के अकॉर्डिंग गेट जो WTO में कन्वर्ट कर दिएगा 1 जनवरी 1995 को। और गेट का स्थापना कब हुई थी, लेकिन गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक, यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ 1956 में बना था। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी अभी महासचिव कौन है, या मतलब इसकी प्रेसिडेंट कौन है, ये कैथरीन रसल है, कैथरीन कैथरीन रसल इसकी क्या है, अभी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और अगर UNCTAD की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये UNCTAD का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ठीक है, तो ये जो है, ये इसका फुल फॉर्म। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी अभी प्रेसिडेंट कौन है, क्यू डोंग्यू क्यू डोंग्यू कौन है, इसकी प्रेसिडेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर, इसका UNCTAD का तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा में है, जो कि कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। ठीक है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। और ये 1964 में जो है वो बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्ते चीप मनी पॉलिसी मीन्स क्या है। चीप मनी पॉलिसी यानी कि इसमें क्या होगा, जो बैंक रेट है वो क्या होगा, कम होगा। और रेपो रेट क्या, कम होगा। SLR कम होगा, एक कम होगा। ठीक है, कम होगा। तो ये जो है बैंक रेट, रेपो रेट और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे रेट क्या होंगे, ये कम होंगे। तो इसमें क्या होगा, चीप मनी पॉलिसी। और ये करता कौन है, RBI। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप मनी का मतलब, पॉलिसी का मतलब क्या है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो रेट है ये सारे क्या है, कम है। और ये करता कौन है, RBI। और ये करता क्यों है,
क्योंकि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मतलब कि इंडिया में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये चीज़ की जाती है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? अगर ये रेट कम होंगे तो क्या होगा, जो लोन है वो सस्ता होगा बैंकों के लिए, ठीक है, क्योंकि बैंक पैसे कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से, और बैंकों से पैसे कौन लेते हैं? हम लोग। और हम लोगों को भी सस्ता लोन मिलेगा, जिससे कि क्या, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और हम लोगों के पास पैसे होंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका दूसरा नाम चीप मनी पॉलिसी भी है, और इसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा अगर ये रेट क्या है, बैंक रेट, और ये रिवर्स रेपो रेट और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो जो है, ये चीज़ें अगर हाई हो जाएं तो क्या होगा, हाई रेट ऑफ मनी पॉलिसी, ठीक है, जो कि कौन करेगा? अगेन आरबीआई ही करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेट खत्म। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।